हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज आईपीओ की मार्केट दोबारा से गर्म होनी स्टार्ट हो चुकी है। एक ऐसी कंपनी जो बहुतों की फेवरेट है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उसके थ्रू बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, कई डेकेड्स में रिटर्न कमाए हैं। उसी बड़ी कंपनी की सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं बात कर रहा हूं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ अनबायस तरीके से कंपनी के जितने फाइनेंशियल्स हैं, कंपनी की आईपीओ के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है, वो सब मैं आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूं। वो सारी की सारी चीजें जो मैंने प्राइमरीली या तो डीआरएचपी से ली है या फिर कुछ और पब्लिक सोर्सेज से ली है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ एक अनबायस्ड व्यू के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर आपको ओपिनियन नहीं दूंगा कि आप इसमें अप्लाई करें या ना करें, लेकिन मैं आपके साथ इस वीडियो में इतनी सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं कि आप खुद ही अपने लिए एक एजुकेटेड डिसीजन, एक कैलकुलेटेड रिस्क का डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। सेकंड लेवल पे मैं बात करूंगा कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्या होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और तीसरे लेवल पे मैं आपके साथ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपनी के कौन कौन से हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, सो दैट आप एजुकेटेड डिसीजन ले पाएं कि आपको इस कंपनी में कितने लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी आपका डिसीजन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या फिर एचएफएसएल की। सो द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो ये एक रिटेल फोकस एनबीएफसी है। रिटेल फोकस मतलब इसका प्राइमरी फोकस जो है वो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, इंस्टीट्यूशंस कम है, और एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो ये रिटेलर्स को, कॉमन पार्टिसिपेंट्स को, यू कैन से अ लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज को ये एनबीएफसी सर्विसेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्राइमरीली इनटू लेंडिंग। तो अगर हम इसके लेंडिंग की बात करें तो लेंडिंग में 3 सोर्सेज हैं इसकी इनकम के। पहला है एंटरप्राइज लेंडिंग, दूसरा है एसेट फाइनेंस और तीसरा है कंज्यूमर फाइनेंस। तो रिटेलर्स के लिए एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस का उसका जो मेन बिजनेस है उसकी ग्रोथ कैसी रही है एक बार वो भी समझ लेते हैं। पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर जो डेटा डीआरएचपी में अवेलेबल था, मैं उसके बेसिस पे आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ग्रॉस लोन्स की बात करें 31 मार्च 2022 से लेकर सितंबर 30 2024 तक, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल का डेटा हुआ। इस पीरियड में कंपनी के जो ग्रॉस लोन्स हैं, दे हैव इंक्रीज्ड एट अ सीएजीआर, दे हैव ग्रोन एट अ सीएजीआर ऑफ 20.93%। तो ब्रॉडली 21% पकड़ लेते हैं हम इसको। यहीं पर अगर हम एयूएम की बात करें तो कंपनी का एयूएम फिस्कल ईयर 2022 से लेकर फिस्कल ईयर 2024 तक 21.18%, अगेन अप्रोक्सीमेटली 21% से इसके एयूएम ने भी ग्रो किया है। अब दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है। फिस्कल ईयर 2024 में दे हैव जनरेटेड अ पैट, और इस पैट ने 2022 से 2024 में अप्रोक्सीमेटली 56% से ग्रो किया है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ग्रॉस लोन की अगर हम बात करें और एयूएम की बात करें जिसने 21% से ग्रो किया है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 56%। इसका मतलब ब्रॉडली हम ऐसे देख सकते हैं कि कंपनी का लोन बुक जिस स्पीड से बढ़ रहा है, अप्रोक्सीमेटली उसके डबल या ट्रिपल स्पीड से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, और इसके प्रॉफिट्स के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कशन भी करने वाले हैं। इसीलिए कंपनी का जो ये पब्लिक इशू आ रहा है 12,500 करोड़ का, 12,500 करोड़ का, इसमें से 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ रुपीस कंपनी अपनी लोन बुक को इंक्रीज करने में, अपने कैपिटल बेस को इंक्रीज करने में लगाएगी, और 10,000 करोड़ रुपीस का कंपनी का ओएफएस है, मतलब उसकी सब्सिडरी जो है वो कंपनी में से एग्जिट रूट ले रही है। कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर का प्री आईपीओ कंपनी में स्टेक इज अप्रोक्सीमेटली 94%, जो कि पोस्ट आईपीओ गिरकर 74% रह जाएगा, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है। तो मैं समझता नहीं हूं कि इसको नेगेटिव कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटर की ही रिक्वायरमेंट है कि पोस्ट आईपीओ एक सर्टेन स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर आपका जो स्टेक है, जो प्रमोटर का स्टेक है, वो 75% से कम होना चाहिए। इसलिए ओएफएस वाज काइंड ऑफ मैंडेटेड। अभी नहीं आता तो वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद आ जाता। अब दोस्तों, एक नोट करने वाली बात ये भी है कि कंपनी अपने प्रमोटर को ही बीपीओ सर्विसेज जैसे कि बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विसेज, कलेक्शन एंड सेल सपोर्ट सर्विसेज, ये सारी अपने प्रमोटर को भी प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का भी काम करती है टू द लेंडिंग कस्टमर्स। तो यहां पर हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है। 12,500 करोड़ रुपए कहां पर खर्च होने वाले हैं? 10,000 करोड़ रुपए प्रमोटर के पास जाएंगे, 2,500 करोड़ रुपए कंपनी के कैपिटल बेस को इंक्रीज करने के काम आएंगे। और कैपिटल बेस इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके फाइनेंशियल्स को भी हमने समझ लिया। अब दोस्तों, हम आईपीओ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। 25 जून को ये आईपीओ आएगा, 27 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
₹700 से ₹740 के बीच में आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं और 20 शेयर का लॉट साइज है। तो एट अपर लेवल 740 इंटू 20 करेंगे तो ₹14,800 का आपका एक लॉट बनता है, जिसमें आप रिटेल अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटेलर के लिए मिनिमम और मैक्सिमम, स्मॉल एनआईआई, बिग एनआईआई, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मालूम होनी चाहिए, वो है कि आपको शेयर्स की अलॉटमेंट टेंटेटिवली 30 जून को होगी, और अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो 1 जुलाई को आपको इसका रिफंड मिल जाना चाहिए, एंड मोस्ट लाइकली 2 जुलाई को, टेंटेटिवली हम वर्ड यहां पर बोलते हैं, सो टेंटेटिवली 2 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग होगी एनएसई और बीएसई पे। अब दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो कंपनी के हैं वो स्टडी करने से पहले मैं आपको कंपनी के डीआरएचपी पे लेकर जाऊंगा, और डीआरएचपी में आपको यह बताऊंगा कि कंपनी अपनी ग्रोथ को कैसे एक्सपेक्ट कर रही है। तो आइए यहां पर मैं आपको सेबी की वेबसाइट पे लेकर चलता हूं, और सेबी की वेबसाइट पे आपको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। इसको मैं यहां पर आपको जूम करके दिखाता हूं, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जो हैं वो यहां पर आपको दिखा देता हूं। यहां पर एचएफएसएल कहती है कि कंट्री में जो सिस्टमिक क्रेडिट का जो ग्रोथ रेट है, इट इज 13% टू 15% बिटवीन 2024 से एक्सपेक्टेड फिस्कल 2027। तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 2027 तक जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 13 से 15% का है, जबकि अगर हम पिछले 5 साल का देखें तो क्रेडिट का जो सीएजीआर है वो 8% का है। और यहां पर ये उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन नहीं है, यहां पर ये सोर्स जो है उन्होंने आरबीआई कोट किया है, क्रिसिल को कोट किया है। तो इसका मतलब आने वाला टाइम आरबीआई और क्रिसिल के अकॉर्डिंग एनबीएफसी के लिए काफी अच्छा टाइम साबित हो सकता है, स्पेशली अगले 3 से 4 साल। यहां पर अगर हम एनबीएफसी की क्रेडिट टू रियल जीडीपी परसेंटेज देखें तो ये FY19 में जो 17.1% हुआ करती थी, इस साल तक बढ़कर या फिर अगले साल तक ये एक्सपेक्टेड 26% हो जाएगी। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि जितना ज्यादा एनबीएफसी क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने नोटिस किया कि लोन बुक की स्पीड से बढ़ रहा था और प्रॉफिटेबिलिटी की स्पीड से बढ़ रही थी। यहां पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे डीआरएचपी में देखने को मिली, जो कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इट इज ट्रेंड इन द नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा एट करंट प्राइसेस। आप यहां पर नोटिस करें 2016 से लेकर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 9 साल में आपका सीएजीआर जो है वो 8.9% से बढ़ा है। यहीं पर अगर हम आने वाले 5 सालों की बात करें तो आपका नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटल विल बी इंक्रीजिंग एट 9 to 9.5%। ये डेटा पॉइंट मैं आपके सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आपका नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा वैसे वैसे लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं, और ज्यादा चीजें कंज्यूम करने की वजह से टेंडेंसी बढ़ती है ज्यादा लोन लेने की। तो आपके एसेट लोन जो होते हैं, आपके कंज्यूमर फाइनेंस वाले जो लोन्स होते हैं, इन पे डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ती है। तो लोग जब वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं, लोग जब एसीज परचेज करते हैं, बाइक परचेज करते हैं, इन सब चीजों को लेकर, एंड ऑफ कोर्स जब वो घर परचेज करते हैं, इन सारे लोन्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डीआरएचपी मुझे ये बताता है कि इकोनॉमी के आने वाले कुछ साल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, विच आर सपोज टू बी और विच आर लाइकली टू बी बेटर देन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इसका मतलब ये है कि लेंडिंग बिजनेस में एक शार्प ग्रोथ देखने को मिल सकती है। शायद इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीबी को यही टाइम सही लगा है अपने लिए आईपीओ लाने के लिए। अब मैं आपके साथ एचडीबी के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स शेयर करता हूं, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो कंपनी के एसेट्स पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 2023 से लेकर 2025 तक अगर आप एसेट्स पे फोकस करें तो 70,000 करोड़ से बढ़कर 1,08,000 करोड़ हो गए हैं, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 15% इन एसेट्स। अगर आप रेवेन्यू को देखें जो कि 12,400 करोड़ से बढ़कर 16,300 करोड़ हुआ है, दिस रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 9.5%। जबकि मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारी इन्फ्लेशन इज अप्रोक्सीमेटली 6%। तो इन्फ्लेशन को इस कंपनी ने रेवेन्यू में कंसिस्टेंटली बीट किया है। लेकिन अगर हम पैट की बात करें तो 1959 करोड़ से बढ़कर 2175 करोड़ के आसपास हुआ है। पैट हैज सीन अ सीएजीआर ग्रोथ ऑफ ओनली 3.5%। लेकिन वहीं उसके अगेंस्ट अगर हम इबिडा की बात करें जो कि 6,250 करोड़ से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 9,512 करोड़ हुआ है, अगर आप इसके सीएजीआर ग्रोथ की बात करें तो इट हैज इंक्रीज्ड एट एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ मोर देन 15%। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ऑपरेशनली एफिशिएंट है, सिर्फ पैट पर उसको काम करने की जरूरत है। अब दोस्तों यहां पर कुछ केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एक और चीज बताते हैं। कंपनी का जो आरओई है इट इज 14.72%। यहां पर कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है, लेकिन वो 5.85 टाइम्स है। आपकी नॉलेज के लिए प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 3.72 है। यहां पर अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो पोस्ट आईपीओ कंपनी का ईपीएस इज एक्सपेक्टेड टू बी 26.29
और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको फोकस करना चाहिए वो ये है कि कंपनी का प्री आईपीओ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज 27 एंड पोस्ट आईपीओ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज 28.15। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बजाज फाइनेंस जो कि इसका कॉम्पिटिटर है या मैं बोलूं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, वो इस समय अप्रोक्सीमेटली 33 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपके सामने सारी रेलिवेंट और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। 740 रुपए का आपको ये एक शेयर पड़ेगा, 20 शेयर का लॉट साइज है। 25 जून से 27 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और 2 जुलाई को आप इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12,500 करोड़ रुपए कंपनी रेस कर रही है। 10,000 करोड़ रुपए जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो ओएफएस की फॉर्म में आएगा, जिससे रेगुलेटर का स्टेक कम हो जाएगा। 94 पॉइंट कुछ परसेंटेज से गिरकर 74 पॉइंट कुछ परसेंट रह जाएगा। 75% रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है कि इससे कम आपका होना चाहिए। और 2,500 करोड़ रुपए कंपनी अपने लिए अपने कैपिटल बेस को इंक्रीज करने में लगाएगी। और कंपनी अपने कैपिटल बेस को जितना इंक्रीज करेगी, फाइनेंशियल रेशोज ये बता रही हैं कि उस प्रोपोर्शन में या फिर उससे अच्छे प्रोपोर्शन में कंपनी उसको यूज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर पा रही है। हमने इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अनबायस तरीके से डिस्कस करी है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये तो मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। अगर हाँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई करने की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगी कहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे लिंक पे क्लिक करके अप्लाई किया जा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.